तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वनों के बारे में पढ़ा था। तो हम उत्तराखंड में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वन या वृक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी थी, आपने इसका रिवाइज कर लिया होगा, उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। बांज के बारे में पढ़ा था, बांज का क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या नाम है। बाकी ये बांज के इमेज आपको दिखाया था, हर्षवंती के बारे में बताया था आपको। और यहाँ पे आपको जो बताया गया था वो भोजपत्र के बारे में बताया गया था। तो उम्मीद करता हूँ इतना डाटा आपने याद कर लिया होगा और आपको याद हो गया होगा। शुरू करते हैं आज की क्लासेस आगे, और वृक्षों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज का पहला हेडिंग होगा आपके पास चीड़। चीड़ का जो वृक्ष होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता पाइनस। आप इतना भी याद करेंगे तो बात बन जाएगी। पाइनस रॉक्सबर्गी, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। और चीड़ के बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चीड़ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये एक कोणधारी वृक्ष है। चीड़ एक कोणधारी वृक्षों का मुख्य वन है। मैंने वनों के प्रकार जहाँ पे आपको पढ़ाए थे वहाँ पे कोणधारी वनों के बारे में बताया था। और यदि चीड़ कोणधारी वन है तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये लगभग 900 से लेके 1800 मीटर की हाइट पर सूटेबल मात्रा में उगता भी है। ये एक ऐसा पेड़ है जो चट्टानी धरातलों पर भी उग जाता है। ये मैंने जब आपको उत्तराखंड में वनों के प्रकार पढ़ाए थे तब मैंने ये बातें आपको बताई दी थी। चीड़ के वृक्ष से हमें लीसा प्राप्त होता है। चीड़ के वृक्ष से हमें लीसा प्राप्त होता है, जिससे तारपीन बनाया जाता है, जिससे विरोजा बनाया जाता है, विरोजा, जिससे रेजिन बनाया जाता है। मेडिकल फील्ड में इसका काफ़ी मात्रा में उपयोग होता है। मेडिसिन फील्ड में चीड़ से प्राप्त होने वाले लीसे का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जब इसका इतना ज़्यादा प्रयोग मेडिकल फील्ड में होता है, दैट्स वाई अंग्रेजों ने एक सिस्टम शुरू किया था और जिसे बोला जाता लीसा टिप्पान। चीड़ के पेड़ों पे उन्होंने कोन लगाए थे और लीसे को जमा करना शुरू किया था, और फिर उनसे ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी और पैसे कमाए जाते थे। ये हम पहले भी पढ़े हुए हैं। लीसा टिप्पान का जो पहला कारखाना उन्होंने लगाया था 1890 में, और नैनीताल के भवाली नामक जगह पे लगाया था। ये चीड़ के वृक्ष के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और इस चीड़ के वृक्ष की उपयोगिता देखने के लिए मिलती है हमको। क्या इसके अलावा भी चीड़ का वृक्ष हमारे कुछ काम आ सकता है? हाँ साहब, इसके अलावा भी आप बोलोगे कि चीड़ का वृक्ष हमारे काम आ सकता है। और चीड़ का एक योजना या एक नीति आई थी चीड़ के वृक्षों से संबंधित, जिसको बोला जाता उत्तराखंड में आने वाली पिरूल नीति। अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा पिरूल नीति कब की है, तो साहब पिरूल नीति है 2018 की। किससे संबंधित है पिरूल नीति? 2018 से, सॉरी, कब आई थी पिरूल नीति? 2018 में। और बेसिकली ये जो पिरूल नीति आई थी साहब, ये आई थी पिरूल द्वारा बिजली बनाने हेतु, पिरूल द्वारा बिजली बनाने हेतु। कि पिरूल से भी क्या बन सकती है साहब? बिजली बन सकती है। और ऐसी मशीनें आपको गूगल में दिख जाएगी कि जिसमें पिरूल से बिजली बन रही होगी। क्या ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड में कोई पिरूल से बिजली बना रहा है? आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तो मैं जरूर बोलूँगा उत्तरकाशी का एक ब्लॉक है, वेट ए मिनट, उत्तरकाशी का एक ब्लॉक है जिसका नाम है डुंडा ब्लॉक, और वहाँ का चकोरी जो गांव है वहाँ पर 25 मेगावाट का एक संयंत्र भी पिरूल से लगाया गया है। आप बोलोगे पिरूल से सर बिजली बन रही है, तो उत्तरकाशी में एक ब्लॉक है जिसका नाम है डुंडा ब्लॉक। आप सब लोगों को पता होगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह। और डुंडा ब्लॉक में एक गाँव है चकोरी धनारी, ठीक है, चकोरी धनारी गाँव, इस टाइप से नाम है, हल्का फुल्का मिस्टेक हो सकता है, माफ करिएगा आप। और चकोरी धनारी गांव में पिरूल से 25 मेगावाट का बिजली संयंत्र भी लगा है। तो इसका मतलब उत्तराखंड में पिरूल से बिजली बनती है, ये उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आपको कोई नॉलेज हो जहां उत्तराखंड में बिजली के संयंत्र
लगाए गए हैं जो पिरूल से बनने वाली बिजली है? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं साहब कि और भी जगह है जहां पे पिरूल से बिजली बनाई जा रही। तो पिरूल से ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो चीड़ का वृक्ष होता है, इसमें जो ये तारपीन या इससे जो लीसा निकलता है, ये आग को भड़काने में बड़ा काम करता है। जब जंगलों में आग लगती तो इसमें काफी लॉन्ग टर्म तक आग रह जाती है। फिर चीड़ के जो फल होते हैं गोल गोल से, उन फलों में आग लगते जब वो नीचे गिरते हैं और वो पूरे पहाड़ी से लुढ़क के दूर दूर तक चले जाते हैं और वो आग को जल्दी जल्दी फैला देते हैं। चीड़ के जो पत्ते होते हैं पिरूल, उन पे भी आग बड़ी स्पीड से फैलती है। तो चीड़ के पेड़ जंगलों में आग को ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा स्पीड से फैलाने के लिए भी बदनाम है। और अभी उत्तराखंड सरकार में आपके यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक नीति का शुरुआत करी थी और उस नीति का नाम क्या था? पिरूल लाओ पैसा कमाओ नीति। और आप बोलेंगे कब? तो साहब आप बोलोगे 8 मई 2024 से 8 मई 2024 से पिरूल लाओ पैसा कमाओ नीति। पिरूल लाओ पैसा कमाओ नीति। पिरूल लाओ पैसा कमाओ नीति ये किसने शुरू करी? तो ये शुरू करी थी बाय पुष्कर सिंह धामी जी ने। पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। अब पिरूल लाओ पैसा कमाओ नीति जो इन्होंने शुरू करी थी वो रुद्रप्रयाग से करी थी। और गांव की महिलाएं या आप लोग जंगल से पिरूल उठा के ला रहे थे और ये सरकार आपसे खरीद रही थी 50 RS पर केजी। ये बहुत बड़ा अमाउंट है 50 RS पर केजी के हिसाब से। तो चीड़ के वृक्ष से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले आपके सामने बोर्ड पे लिखे। क्या क्या था चीड़ के बारे में? अगर बेसिक सी जानकारी हम आपको दें तो चीड़ के बारे में हमको ये चीज़ें देखने के लिए मिली है कि चीड़ का साइंटिफिक नेम पाइनस रॉक्सबर्गी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। कोणधारी वर्ण है लीसा, इससे प्राप्त होता है चीड़ के वृक्षों से। और लीसा टिप्पण कब शुरू हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया है। लीसा से बिजली संयंत्र बनाए गए और उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के चकोरी धनारी गांव में 25 मेगावाट का बिजली संयंत्र भी इससे लगा है। कहीं और भी है तो वो आप कमेंट करके हमको बताएंगे। इसके अलावा चीड़ के पत्तियों को ही पिरूल कहा जाता है। और पिरूल लाओ पैसा कमाओ नीति भी उत्तराखंड सरकार में 8 मई 2024 को करंट अफेयर की दृष्टि से पुष्कर सिंह धामी जी ने शुरू करा था। इसके अलावा चीड़ के जो बीज होते हैं वो भी खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए बड़े अच्छे भी होते हैं। चीड़ के जो बीज होते हैं ये मार्केट में चिलगोजा नाम से बिकते हैं। ये मार्केट में किस नाम से बिकते हैं साहब? तो ये मार्केट में चिलगोजा नाम से बिकते हैं। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं। चीड़ के वृक्ष वो बीज होते हैं, ठीक है, बहुत खाए हमने वो गाँव में। नेक्स्ट वृक्ष का नाम आप जरूर लिखें। अब वो लिखें भीमल। हे भगवान, ग्रेव आप पढ़ेंगे जो भी से। ठीक है, आप क्या पढ़ोगे से GREVI स्पेलिंग तो मुझे आती नहीं है। अपोसाइटोफिलोफोलिया इसको लिख लीजिएगा OPP। ये अंग्रेजी नहीं आती यार दोस्त, है ना, माफ करना। इस प्रकार का कोई नाम होना चाहिए। आप मेरी अंग्रेजी पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें और आप गूगल कर लिए। ये एक साइंटिफिक नेम है और ये साइंटिफिक नेम किसका है? भीमल का है। आप बोलोगे जब हमने गूगल ही करना था तो भाई तू पढ़ा क्यों रहा है ना, ये दिमाग में आ रहा होगा तुम्हारा। सॉरी यार, अंग्रेजी नहीं आती, मैंने बड़ी कोशिश कर ली सीखने की बट नहीं हो पा रहा है तो क्या ही करूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से स्पेलिंग देख लीजिएगा। भीमल का साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है, पढ़ना ही नहीं आ रहा क्या बोलूं, तो आप इसे याद करिएगा भीमल। भीमल का क्या ही प्रयोग होगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को आपको पढ़ाना है, जो मेरे को आपको समझाना है, मैं अपना काम कर लेता हूँ, अंग्रेजी आप देख लीजिएगा। और भीम को बोला जाता वंडर ट्री, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भीम को बोला जाता वंडर ट्री। भीमल की जो घास होती ना, ये गाय के लिए बेस्ट चारा पत्ती होती। भीमल की जो घास होती है गाय के लिए बेस्ट चारा पत्ती होती। भीमल की जो जड़ें होती है और बीज होती है वो दर्द निवारक का काम भी करते हैं।
भीमल की जो लकड़ी होती है, जिन्हें हम गढ़वाली में क्याड़े बोलते हैं, आप लोग तो पता नहीं क्या बोलते हैं, भगवान जाने। जब हम भीमल की लकड़ी को 2-3 महीने पानी के अंदर डुबा देते हैं, उसके अंदर से उसके बाद बाहर निकालने से उसके रेत से अलग करते हैं, तो रेसे के अंदर की जो डंठल है वो आग जलाने के काम आती है, गाँव में आग जलाने के काम आती है। और जो इस भीमल की लकड़ी से हमें रस्सी प्राप्त होती है, उससे कृषि कार्य किए जाते हैं, रस्सी कृषि कार्य में यूज होता था। और साथ साथ में गाय भैंस को बांधने के लिए भी रस्सी हम भीमल की लकड़ी से ही और भीमल के पेड़ से ही प्राप्त कर देते थे। दैट्स वाई भीमल की लकड़ी को एक टाइटल मिला है, और वो टाइटल मिला है वंडर ट्री। इसके अलावा इसमें कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आपको ये याद रखना है कि भीमल की लकड़ी से जड़, बीज, पत्ते, डंठल, रस्सी, छाल, एवरीथिंग भीमल के पेड़ का यूज हो रहा है, इसीलिए इसको वंडर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मुझे आपको ये पढ़ाना था। अंग्रेजी में हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं खुद से बोल देता हूँ, नहीं आती है, देख देख के लिखता हूँ स्पेलिंग, आप याद कर करके रट्टा मार के स्पेलिंग लिखता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ। आपकी अंग्रेजी सही होगी क्योंकि आपने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा होगा। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, बाकी जो फैक्ट मैंने बताने थे मैंने बता दिए। कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि भीमल को गढ़वाली में क्या कहा जाता है, तो इसके लिए कहा जाता है भ्यूल। आजकल गढ़वाली वगैरह खूब आ रहा है, भ्यूल या भीकल, ऐसा कोई नाम आपको दिखेगा तो आप वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा, भ्यूल और भीकल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर। इसके अलावा भीमल का मेडिकल के क्षेत्र में यूज होता है शैम्पू के रूप में। हम गाँव में इसका बहुत यूज करते हैं, खासकर अगर आपके सर पे डैंड्रफ है तो आप गाँव से भीमल की 2-3 छोटी छोटी लकड़ी लेके आ जाना, पतली पतली डंडी लेके आ जाना, और उस हरी डंडी उसको कूटना पत्थर से, उसकी छाल को निकालना और फिर अपने सर पे लगाना। वो शैम्पू से भी अच्छा फील देगा, बाल बड़े मुलायम हो जाएंगे और डैंड्रफ आपका जीरो हो जाएगा। नहीं तो डैंड्रफ जाता नहीं है, किसी के सर पे डैंड्रफ होगा तो बड़ा परेशान रहता है। आप एक बार भीमल को यूज करना, ओरिजिनल भीमल लकड़ी से। भीमल का शैम्पू बाजार में मिल जाता है, वो ज़्यादा यूजफुल होता नहीं है क्योंकि उसमें कुछ केमिकल मिलाया गया होगा। आप भीमल की लकड़ी को कूट के खुद से बनाना, आपको ज़्यादा यूजफुल लगेगा। तो भीमल का नाम मैंने ये लिख दिया, ग्रेविया ओपोसाइटोफोलिया, जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा। बाकी भीमल की ट्री को वंडर ट्री कहा जाता है, ये भ्यूल वाला नाम याद रखना, शैम्पू में याद रखना और वंडर ट्री याद रखना। इससे ज़्यादा भीमल के पेड़ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला बुरांस। बुरांस तो आपको राज्य वृक्ष है, तो ये आपको पता होगा। इसका साइंटिफिक नेम तो याद किया होगा, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। तो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, हल्का फुल्का यार अंग्रेजी में हेर फेर होगा तो कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सुधार लीजिएगा, माफी चाहता हूं। जो बुरांस होता है ये लगभग 1500 मीटर से लेके 4000 मीटर तक प्रयोग या प्रयुक्त मात्रा में मिलता है, प्रचुर मात्रा में। बुरांस का जो पेड़ होता है या पत्ते फूल होते हैं जो इसके, ये लगभग लाल रंग के होते हैं, चटक लाल रंग के इसके फूल होते हैं। और इसके फूल से जूस भी बनाया जाता है, बुरांस का जूस, जो हृदय रोगों के लिए या शुगर या मधुमेह के रोग के लिए बड़ा कारगर साबित होता है। ये है। और इस बुरांस के लिए बोला जाता है 11,000 फीट की ऊंचाई के बाद अगर आप बुरांस के पेड़ देखोगे तो 11,000 फीट के बाद बुरांस के फूलों का जो रंग होता है वो सफ़ेद भी हमको देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, तो आपने ध्यान रखना। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में बुरांस की लकड़ी का बहुत अत्यधिक दोहन लोग करने लग गए थे लकड़ी के लिए। बुरांस के पत्तों का या घास का गाय के चारा पत्ती के लिए भी अत्यधिक दोहन करने लग गए थे। और ये हमारा राज्य वृक्ष है, इसीलिए बुरांस के पेड़ को संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा वृक्ष संरक्षित किया गया है, तो आप बोलोगे साहब बुरांस का वृक्ष को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। और कब किया गया था, तो 1974 से किया गया था। ये बुरांस के बारे में बेसिक से इजी फैक्ट थे जो आपको पहले से ही पता थे। रोडोडेंड्रॉन
आर्बोरियम लाल रंग का होता है। 11,000 फीट के बाद ये जो होता है ये सफ़ेद भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखते हैं, आगे चलते और देखने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेड़ होगा आपका, अब वो होगा रिंगाल। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रिंगाल वहां पे मेरे भाइयों पूछा गया है और इनका नाम किम्बनो बम्बूसा, बांस का ही छोटा भाई होता है, फल कांटा, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। हल्का फुल्का नाम में हेर फेर होगा तो प्लीज़ कमेंट ना करें, आप गूगल करके इनके साइंटिफिक नेमों को लिख लीजिएगा। अंग्रेजी में हाथ तंग है इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मगर ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आया था इसका साइंटिफिक नेम। अगर आपने इतना भी मिलता जुलता याद कर लिया तो पेपर में इतने क्लोज आपको नहीं मिलेंगे ऑप्शन। किम्नो बम्बूसा फल कांटा, ये याद कर लीजिएगा। रिंगाल को ड्वार्फ बैम्बू भी कहा जाता है या इसको बौना बांस भी कहा जाता है। ये जो रिंगाल है ये बांस की ही प्रजाति है, परंतु बांस का वृक्ष काफी ऊंचा लंबा होता है। बांस के पेड़, बैम्बू के पेड़ आपने देखे होंगे, मगर ये जो रिंगाल है उसी प्रजाति का, उसी शेप का होता है, पत्ती भी उसके सेम होते हैं, मगर ये छोटे छोटे हाइट का होता है और बारीक बारीक सी डंडियां इसकी होती है। बांस का ही छोटा भाई है। बांस का पेड़ आपने देखा होगा तो उसकी हाइट छोटी याद कर लो, तना उसका पतला याद कर लो, अब वही है रिंगाल, इसीलिए इसको बौना बांस भी कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे बांस की बात करी दी तो मैं बांस का लिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा कि बांस पहले वृक्ष में गिना जाता था। बांस को पहले वृक्ष माना जाता था और 2017 में सरकार ने इसको घास घोषित कर दिया और ये एग्जाम में आ चुका है। बांस पहले वृक्ष था, आप समझो, जो मेरा काम है समझाना वो मैं आपको समझा देता हूं। मगर बांस का बड़ा प्रयोग किया जाता था उद्योगों में। जहां कोटद्वार में मैं रहता हूं, अगर आप कोटद्वार से वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो मेरे घर के पीछे एक कैफे है जिसका नाम है बैम्बू कैफे। तो पूरा का पूरा कैफे बैम्बू से बना हुआ है, और अगर बैम्बू पेड़ होता तो पेड़ काटना तो मना है, तो हम उसको काट नहीं सकते थे क्योंकि वहां पर पेड़ वाले सारे रूल लग रहे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बैम्बू को बोला है कि ये पेड़ ही नहीं है, इसको पेड़ से घास घोषित कर दिया है। तो बैम्बू को पेड़ से घास घोषित कब किया? 2017 में किया। यही बात मैं बताने वाला था। और रिंगाल किम्बनो बम्बूसा फल काटा इसका साइंटिफिक नेम है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पेपर में, बीपीडीओ के पेपर में भी यही आ रखा था, आप देख लीजिएगा। उसमें पूछा गया था मोस्टा बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो मोस्टा भी रिंगाल से बनता है। अगर हम टोकरी देखें तो टोकरी भी रिंगाल से बनता है। अगर हम सूप देखें, सूप से बोला जाता है जिसमें गांव में धान वगैरह को छीटा जाता था। जब हम गांव में कूटते थे ना चावल को, तो उसमें उसके बाद हम छीटते थे सूप में। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, आज से 10 साल 11 साल पहले, है ना, जिस टाइम हम 9th 10th 11th में पढ़ते रहे होंगे, हम 3 भाई थे, तो मम्मी ने बारी लगाई रहती थी कूटने की, तो हम लोग कूटते थे धान को ओखली में, इरखोल बोलते उसे गढ़वाली में, और जिससे कूटते उसे बोलते गंजियाली। कल परसों उत्तराखंड पुलिस का पेज देखना, आजकल उत्तराखंड पुलिस क्या कर रही है, अपने पेज पे गढ़वाली कुमाऊनी पारंपरिक चीज़ों को डाल रही है। आप उत्तराखंड पुलिस का सोशल मीडिया का फेसबुक वाला पेज देखना, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ टूरिस्ट से संबंधित या गढ़वाली कुमाऊनी कल्चर से संबंधित पोस्ट अपलोड कर रहे हैं। तो कल परसों उन्होंने गंजियाली का पोस्ट भी डाला था, गंजियाली। अब मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ आपको क्योंकि गढ़वाली कुमाऊनी ठीक ठाक लेवल से पेपरों में पूछा जाता है। तो गंजियाली किससे? गाँव में जिससे धान कूटते हैं। क्या कूटते हैं? धान कूटते हैं। एक तो ओखली होती नीचे, और जिससे ऊपर से ठोकते हैं ना, डंडी होती जो, उस डंडी को बोला जाता है गंजियाली। हम उससे कूटते थे, और उसके बाद जब धान निकाला जाता था, उसको छीटा जाता था ना, ऐसा उसको भूसा उड़ाया जाता था, तो वो सूप होता है। तो वो सूप भी किससे बनता है? रिंगाल से बनता है। ठीक है, नहीं तो जब फेरे देखे होगे आपने, फेरे लेती है दुल्हन, तो दुल्हन भी खीर बतासों को उड़ाती ना एक छोटे से सूप में, तो वो सूप भी इसी से बनता है, रिंगाल से।
मैंने साथ साथ में आपको गंजाली के बारे में बता दिया। और ये क्वेश्चन पेपरों में आते हैं तो इनको तुम थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी रिंगाल से कभी ना प्राचीन जमाने में कलम बनाई जाती थी, कलम, ठीक है। कलम बोले तो पेन, ठीक है। पहले जमाने में हमने तो नहीं पढ़ा भाई, हमने तो मॉडर्न जमाने में ही पढ़ा है, हमने पेंसिल से ही पढ़ा है और पेन से ही पढ़ा है ना। मगर जो हमारे मम्मी पापा लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा पाटी, स्लेट टाइप की आती थी, स्लेट पाटी में, और स्याही से और कलम से लिखते थे, तो वो कलम भी इसी से बनती थी। कल वाली क्लास में आपने देखा होगा कागज के रूप में किसका यूज कर रहे थे भाई, पेपर में आएगा तो कागज के रूप में किसका यूज कर रहे सर, भोजपत्र का, कल पढ़ाया था। और पेन के रूप में या कलम के रूप में किसका प्रयोग कर रहे साहब, रिंगाल का। तो क्वेश्चन कहीं से कहाँ कनेक्ट हो जाता है, आपको हर चीज को ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद उसे कॉपी में लिखना है और याद करना है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे हम आगे बढ़ते हैं तो 2-4 वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं आपके। एक आता है साल से, एक आता है, एक पेड़ का नाम है वॉलनट, एक पेड़ का नाम है स्प्रूस, और एक पेड़ का नाम है विलो। ये विलो वाला क्वेश्चन उत्तराखंड के ग्रुप सी के कांस्टेबल का पेपर में आया था। इस विलो से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं इससे। विलो की लकड़ी उत्तराखंड में कुछ कुछ पाए जाते होंगे पेड़, मगर ज़्यादातर विलो जो पाए जाते हैं वो इंग्लैंड में पाए जाते हैं। और भारत में जो विलो की लकड़ी की प्रचुर मात्रा है ये कश्मीर में पाए जाते हैं। कश्मीरी विलो बड़ा फेमस है, इसीलिए जो भी मेरे भाई और बहन क्रिकेट वगैरह देखती होंगी, खेलती होंगी, तो आप लोगों को पता होगा कश्मीर के वेट बड़ा फेमस है, कश्मीर के बैट। जो मेरा ब्लॉगिंग वाला चैनल है उसमें तो काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं डाला, 1-2 महीने से तो घूमने नहीं जा पाया मैं। तो लास्ट टाइम मैं वैष्णो माता के दर्शन करने गया था कश्मीर, मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था। तो मैं भी वहाँ से एक बहुत महंगा सा बैट खरीद के लाया था। वहाँ के हिसाब से तो ठीक ठाक ही था, बट यहाँ का प्राइस उसका काफ़ी कॉस्टली है, तो वहाँ से मैं एक बैट खरीद के लाया था। स्प्रूस एक हल्की सी लकड़ी होती है और इससे बनाए जाते पैकिंग वाले डिब्बे, पैकिंग के डिब्बे इससे बनाए जाते हैं। माचिस की तिल्लियाँ भी इससे बनाई जाती है, हल्की चीज़ होती है स्प्रूस। इसके अलावा वॉलनट, वॉलनट परीक्षा वाणी में पढ़ने के लिए मिलता है, और वॉलनट से वाद्य यंत्र देखने के लिए मिलते हैं कि वाद्य यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। और किसका प्रयोग किया जाता है, वॉलनट का प्रयोग किया जाता है। साल एक इमारती लकड़ी है। इमारती लकड़ी उन लकड़ियों को बोला जाता है टिम्बर। इमारती लकड़ियां टिम्बर लकड़ियों को कहा जाता है जिससे हम घर को बनाते हैं। वो लकड़ियां इमारती लकड़ियां कहलाएंगी जिसका प्रयोग हम घर बनाने में करते हैं। मीन्स घर के खिड़की, दरवाजे, और जो पुराने ज़माने के घर लकड़ी के बनते थे तो बीच से बीम डाली जाती थी, खंबे लगाए जाते थे, तो बहुत काम होता था गांव में लकड़ी के घर में ना। तो वो साल के वृक्ष से बनते थे, क्योंकि साल के पेड़ को हमारे गांव में कहावत है 100 साल खड़े 100 साल पड़े, कि अगर काट भी दिया तो उसकी लकड़ी पे दीमक जल्दी नहीं लगता है। 100 सालों तक साल के वृक्ष की लकड़ियां रह जाती है, दीमक जल्दी से नहीं लगता है अगर आपने उनके बाहर वाले बक्कल को निकाल दिया है, ठीक है। तो साल का वृक्ष एक इमारती लकड़ियों में गिना जाता है। और कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था वनों का इतिहास, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, तो आपने बताना है कि टिम्बर लकड़ियों पे अंग्रेजों ने टैक्स कब लगाया था, तो 1878 में। अगर आपको ये पॉइंट याद था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं था तो आप इसे दोबारा लिख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक नाम याद करना है, सोरिया, या जो भी से याद करो, सोरा रोबस्टा, ROBUSTA, रोबस्टा। ये साल के वृक्ष का साइंटिफिक नेम है सोरा रोबस्टा। ये साल के वृक्ष का साइंटिफिक नेम है, आपको याद करना है सोरा रोबस्टा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। हमारे गांव में तो हम साल के पेड़ को कंदार कहते हैं। क्या कहते हैं, कंदार। या तुम्हारे यहाँ साल के पेड़ का कुछ और नाम है, आप भी बता सकते हैं, ठीक है। सारे वृक्ष एक सामने नहीं मिलेंगे, मैं आपको एक सामने बता दिया हूँ, प्लीज इसे याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा खैर, ठीक है। अगला वृक्ष है जो आपका खैर है। खैर के वृक्ष से
आपको कत्था प्राप्त होता है। खैर के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? हमको कत्था प्राप्त होता है। और उत्तराखंड में कत्था की फैक्ट्री कहाँ होगी? तो उत्तराखंड में जो कत्था फैक्ट्री है वो हल्द्वानी में है। कहाँ है साहब? हल्द्वानी में है। बाकी हल्द्वानी के बारे में A to Z मैंने आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रखा है कि हल्द्वानी गोला नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पे है? गोला नदी। गोला नदी की लंबाई 102 किलोमीटर है। कितनी है? 102। और गोला नदी कहाँ से निकलती है साहब? पहाड़ पानी से निकलती है। बहुत बार बताया है। हल्द्वानी की स्थापना मूल रूप से किसने करी थी? रुद्रचंद ने करी थी अपनी सेना के लिए। उसके अलावा हल्द्वानी की स्थापना किसने करी थी आधुनिक रूप से? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। और हल्द्वानी का विकास या हल्द्वानी में सड़कें, नहरें किसने बनाई? तो आप बोलेंगे रेमजे ने। तो हल्द्वानी पे बात करूंगा तो 1000 क्वेश्चन निकल जाएंगे हल्द्वानी से, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। तो कत्था फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई थी उत्तराखंड की? हल्द्वानी में। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एलासिया करके, ऐसा CATACHU ऐसा करके कुछ इसका साइंटिफिक नेम भी है, वो आप गूगल करके देख लेना यार। स्पेलिंग थोड़ा याद नहीं आ रही है, थोड़ा प्रोनाउंस मुझसे कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। थोड़ा समझना मेरी गढ़वाली को और माफ़ करना मुझे। तो कत्था प्राप्त होता है खैर के वृक्ष से। कोई बोलेगा सर कत्था होता क्या है, मुझे तो यही पता नहीं है। तो साहब कभी पान खाया आपने? पान, हाँ, जब वो बोलता है ना कि चूना कितना लगाना है, तो वही कत्था है। पान खाया होगा ना अभी आपने, तो जब पूछता है ना चूना, तो वही है कत्था। समझ में आया? जो पान के पत्ते पे वो लपेटता है। एक मीम से याद आ गया, इंस्टाग्राम में देखा था कि कल दुकान में पान खा रहा था साहब, और जब उसने बोला चूना कितना लगाना है, तो मुझे तुम्हारी याद आ गई, ठीक है। तो एक मीम्स देखा था मैंने, इसी से मुझे रिलेटेड याद आ गया। तो खैर के वृक्ष के बारे में भी मैंने आपको सारी बातें लिखा दी है जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने लिखना है देवदार। आप बीपीडीओ का अंतिम पेपर देखना, उसमें देवदार का ही साइंटिफिक नाम पूछा गया था। तो देवदार का साइंटिफिक नाम है सिड्रस दियोदारा। सिड्रस दियोदारा, इतना याद कर लीजिएगा। राजेंद्र बलोदी जी की बुक देखोगे तो वहाँ पे लिखा है सिड्रस दियोताला, ठीक है। लास्ट में ऐसा है TALA। नॉर्मल मुझे तो यही देखने के लिए मिलता है दियोदारा, तो इसको याद भी कर लेंगे। और यही आपके बीपीडीओ का पेपर आप डाउनलोड करेंगे, ग्रुप C का आखिरी पेपर, उसमें भी यही ऑप्शन था। मगर राजेंद्र बलोदी जी की बुक में दियोटाला भी देखने के लिए मिलता है, तो आप इसे नॉर्मली याद कर सकते हैं। कोई ना कोई इसमें से जरूर सही आंसर होगा, और ये पेपर में आया था। देवदार को देवताओं का वृक्ष भी कहा जाता है। तो वैसे तो आप लोग इसे अच्छे से क्रैक कर लोगे। देवताओं का वृक्ष किसे कहा जाता है साहब? तो देवताओं का वृक्ष सर कहा जाता है देवदार को। ये भी पॉइंट याद रखना। ये पॉइंट आ सकता है कि साहब देवताओं का वृक्ष इसको किसने कहा था? तो आपने याद रखना बाय कालिदास। कालिदास शुद्धवर्तनी में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये शुद्धवर्तनी में भी लिखने के लिए आता है हिंदी में। जैसे मंत्री लिखा जाता है ऐसे, काली लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, पक्षी लिखा जाता है ऐसे। मगर जब इनके पीछे शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे मंडल जोड़ दूं मैं, जैसे इसके पीछे दास जोड़ दूं मैं, जैसे इसके पीछे गण जोड़ दूं मैं, तो जो ई की मात्रा होती है वो छोटी हो जाती है। पक्षी गण ऐसे लिखेंगे, कालिदास शुद्धवर्तनी में ऐसे लिखेंगे, मंत्रिमंडल शुद्धवर्तनी में ऐसे लिखेंगे। तो हिंदी के भी कुछ रूल होते हैं। तो कालिदास शुद्धवर्तनी में ऐसा लिखा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। तो ये एक क्लास थी हमारी जिसमें हमें उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट वृक्षों के बारे में पढ़ना था, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा, साइंटिफिक नेम को जरूर रीचेक कर लीजिएगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि साइंटिफिक नेम एग्जैक्ट स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। कोशिश कर रहा हूँ अंग्रेजी सीखने की, पढ़ने की। आने वाली क्लासेस में काफ़ी अच्छे बोल लूँगा।
ओके। और बस आगे जो हमारी क्लासेस होगी, हाँ, वृक्षों के बारे में पढ़ लिया। अब उत्तराखंड में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ेंगे। वो आपने पढ़ी है पहले भी, मगर फिर से और अच्छे से आपको जड़ी बूटियों के बारे में भी पढ़ाएंगे। तब तक इन चीज़ों को कॉपी में नोट्स बना के लिखो और अच्छे से याद करो। धन्यवाद।